नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। उरी में हुए आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हुए। सभी 18 जवानों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन अब शहीदों को मिलने वाले मुआवजे पर सियासी मोलभाव शुरू हो गए। बिहार सरकार ने पहले 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। शहीद के परिवार वालों ने मुआवजे को मजाक बताया और लेने से इनकार कर दिया। तब नीतीश कुमार ने मुआवजे की रकम को बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दिया। यूपी राजस्थान ने 20 लाख का ऐलान किया। झारखंड ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, क्या उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाना सरकारों का काम नहीं है? इसी देश में ओलंपिक में मेडल जीत के लौटने पर या क्रिकेट का टूर्नामेंट जीत के लौटने पर खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन शहीदों को मुआवजा देने में कंजूसी बरती जाती है। खिलाड़ी किसी भी राज्य का हो, बाकी राज्यों में भी इनाम देने की होड़ लग जाती है। ऐसे में जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है, उसके लिए कोई माई बाप बनने को तैयार क्यों नहीं होता? शहीदों के परिवारों की देखरेख पर सभी सरकारें साथ आकर क्यों नहीं खड़ी हो जाती? अगर देश में कोई हादसा हो जाता है, उसके मुआवजे के लिए 4 लाख रुपए मुकर्रर है, लेकिन देश के लिए आतंकियों से लड़ते शहीद को बिहार सरकार 5 लाख रुपए देती है। सवाल है कि शहादत और हादसे का मुआवजा एक जैसा क्यों है, और देश के लिए अपनी जान गंवाने वालों को भी हम शहादत पर मुआवजा क्यों देते हैं, उनको इनाम क्यों नहीं देते? हमारा पति कोई नाली में गिर के मरा है, शराब पी के। हमको नहीं चाहिए उसका इलाज। हमारा बिहार सरकार भिखारी है, उसका भीख जरूरत नहीं, उसका भीख हम क्यों लेंगे? मेरे पापा शहीद हो गए तो उनके लिए कोई अमाउंट काफ़ी नहीं होगा, चाहे कितना भी अमाउंट दे दे। अगर पापा दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग का अभी फाइनेंशियल स्टेट भी अच्छा नहीं है। हम लोग का अपना घर भी नहीं, हम लोग रेंट पे रहते हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि सरकार बस हम लोग को एक मकान दे दे घर रहने के लिए, और फिर हम लोग का पढ़ाई आगे जारी रखे। बस 11 लाख भी हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे पति चाहिए। अगर पति मेरा सही सलामत मिल जाते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं है। 11 लाख बहुत बड़ा मजाक हुआ, बुरा हुआ है, बहुत बुरा। पर बहुत अगर हम चाहते तो भीख मांग के हम उतना रख लेते, लेकिन पति को नहीं कमाते। घोर मजाक किया गया है। इससे तो बेटर होता कि बिहार सरकार घोषित ही नहीं करती। एक शराब पीने वाले मर जाता है तो 4 लाख रुपया दिया जाता है, और एक शहीद होता है तो 5 लाख घोषित किया जाता है। ये देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, और जवानों के लिए भी बहुत शर्म की बात है। इससे हमारे देश के जवान हतोत्साहित होंगे, और खास करके बिहार का जो सेना में गए हुए हैं वो हतोत्साहित होंगे। सर जी, जब खिलाड़ी को मिल सकता है स्वर्ण पदक चाहे रजत पदक जो भी मिल रहा है, 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ तक मिल रहा है, तो फिर हमारे नौजवान के लिए क्यों नहीं है? उसके लिए तो होना चाहिए, शहीद के लिए। जी, शहीद के लिए तो होना चाहिए ना, ताकि जो सीमा पर अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देता वहीं पे, कम से कम उसके लिए तो ये भी तो होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वापस बच्चों को कोई सरकारी नौकरी दिलवाए, इनकी मिसेज को या बच्चों को पढ़ाई लिखाई का पैसे दिलवाएं। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का पहला सवाल, सीमा पर शहादत, देश में मुआवजे के नाम पर मजाक क्यों? दूसरा सवाल, क्या सैनिक के बलिदान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है? तीसरा सवाल, मुआवजे का मोहताज कब तक बना रहेगा शहीदों का परिवार? चौथा सवाल, हादसे में मरे तो 4 लाख रुपए, सीमा पर शहादत दी तो 5 लाख ही क्यों? पांचवा सवाल, खिलाड़ियों पर इनामों की बौछार, शहीदों से मुआवजे वाला भेदभाव क्यों? और ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का छठा सवाल, शहीदों के लिए मुआवजे का पॉलिसी फ्रेमवर्क क्यों नहीं है? तो आपको बता दें, आज ताल ठोक के हमारे साथ बात करने के लिए शाहनवाज हुसैन है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं।
कई मंत्रालय वो संभाल चुके हैं और भारत सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने का उनको श्रेय रहा। केसी त्यागी हमारे साथ हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। और एक खास बात जिससे बहुत से लोग वाकिफ हैं और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, इस देश के शहीदों के लिए, इस देश के क्रांतिकारियों के लिए, उनके श्रेय के लिए एक लंबी लड़ाई केसी त्यागी ने संसद में भी और अलग अलग मंचों पर भी लड़ी। मीम अफजल हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, पत्रकार रहे हैं, इसके अलावा बतौर राजदूत भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं, एनएसजी में फोर्स कमांडर रह चुके हैं, आतंक निरोधी दस्ते में शामिल थे। 1993 में अमृतसर में काउंटर हाईजैक ऑपरेशन में सेना का उन्होंने नेतृत्व किया था। पैसेंजर क्रू के सदस्यों का एयरक्राफ्ट से रेस्क्यू करने में उस वक्त कामयाब हुए थे। आप सबका स्वागत है। मसला केसी त्यागी साहब केवल ये नहीं है कि 5 लाख रुपए का ऐलान किया गया, फिर पत्नी ने नकार दिया, वो बढ़ा के 11 लाख कर दिया गया। ये तो सिर्फ एक टॉकिंग पॉइंट हो गया इसकी वजह से आज कि उन महिला ने ऐसी एक बात कर दी। मसला इससे कहीं बड़ा है। मसला सर ये है कि हम एक शहीदों को मुआवजे से क्यों तोलते हैं, जबकि हमें शहीदों को इनाम देना चाहिए। दूसरा, हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी नीति क्यों नहीं है कि हम देश भर में जो सेना के जवान शहीद होते हैं अलग अलग वाक़यों में, उनके लिए ये तय कर सकें कि उनके परिवारों की जिम्मेदारी अब देश की है, सरकारों की है, किसी एक की नहीं है। आवाज नहीं आ रही? त्यागी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुझे नहीं आ रही। हाँ रोहित जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। और जो आपने कंसर्न फील किए हैं वो कम हैं। पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं उनको तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है। जो सीआईएसएफ के हैं, बीएसएफ के हैं, सेना के जवानों की जो तकलीफ आपने बताई है वो सही है। और मैं एक उस भुक्तभोगी वातावरण का हिस्सा रहा हूं कि कैसे कोई शहीद हुआ है मोर्चे पर, उसकी गांव में उसके खानदान के लोगों ने ज़मीन छीन ली है, उसकी विधवा ने गांव छोड़ दिया, वो मैके चली गई है। इसलिए आपने जो आज ये प्रश्न उठाया, बहुत सही प्रश्न उठाया। मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये बहस ऐसी सार्थक बने कि उनके परिवारों के रिहेबिटेशन के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के इंतजाम के लिए, और बिल्कुल ये जो मुआवजे हैं, वो मुआवजा शब्द भी गलत है। ये उनकी शहादतों के लिए एक तो हमें ऐसे इंतजामात करने चाहिए, उनके गांव में, उनके कस्बों में उनके नाम पट लगे, पता नहीं किस किस के नाम पट हमने लगा बैठे देश के अंदर। और एक रिहेबिटेशन बाकायदा स्कीम बना, हालांकि सरकार ने बना रखी है, रक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। और भाई माफ करना, ये नहीं लगना चाहिए कि इसकी कीमत 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है। एक तो उसके परिवारजनों को हम उसको वापस नहीं ला सकते, तो वो बेमोल है, वो अनमोल है, वो शहादत भी अनमोल है, जो व्यक्ति चला गया वो भी अनमोल है। और इस सारे सवाल पर बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, एक एक खिलाड़ी कई हजार करोड़ रुपए का हो गया है। और जो भारत की देश के लिए जिसने शहीद किया है, उसके बच्चे पिछले दिनों एक सिनेमा मुझे देखने का मौका मिला रोहित जी, जिसमें सरकार के द्वारा अधिकृत पेट्रोल पंप को प्राप्त करने में उस आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है। बिल्कुल ठीक। और जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको पेट्रोल पंप नहीं लेने देता है। तो बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल उठाया। मेरी संवेदनाएं हैं इन सब परिवारों के साथ हैं। और जिस अवसर पर और जिस माध्यम से भी हमें ये सवाल उठाने का मुद्दा मिलेगा, आपने हमें आज एक नए तरीके से हमें आपने झकझोरा है। और हम आपका इस बात के लिए अच्छा मान रहे हैं कि आपने सही वजह पर सही सवाल उठाया है। और देश के अंदर जितने भी, अच्छा देखिए, वन रैंक वन पेंशन के लिए भी आखिर क्यों इतने लोगों को बैठना पड़ा? क्यों नहीं इनको घर बैठे इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिनकी सारी जिंदगी इसी में चली गई। ठीक। और रोहित जी, मुझे कई साल पहले एक किताब पढ़ने का मौका मिला, आपकी आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी है, इतने कम पैसों में, इतनी कम सुविधाओं में। और जो मैंने राज्यसभा में ठीक कहा आपने, मैंने उठाया था कि जो कारगिल में है, जो उससे ऊंची ऊंचाइयों पर है,
उनके पास पूरे इंतजामात नहीं है। ये सरकार के खिलाफ नहीं कह रहा हूं मैं, ना उस सरकार के पक्ष में कह रहा हूं, उनके पास इतने इंतजाम नहीं है। जो खाने पीने की चीजें हैं वो टाइम पे नहीं पहुंचती हैं। और उसमें मैंने ये भी सुझाव दिया था कि ठीक है, जब युद्ध होगा देखा जाएगा, दोनों तरफ के सैनिकों को -50 टेम्परेचर में आप कितने दिन रखेंगे। ठीक बात। इसलिए कुछ ऐसा मैनेजमेंट कीजिए कि युद्ध के दिनों में आमने सामने रहें। ठीक। और दुनिया की जो अमेरिकन आर्मी है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे मौका मिल गया, वो वियतनाम में लड़ने के लिए जब गई, जब प्रोस्टिट्यूशन के सेंटर बैंकॉक में खुल गए, तब अमेरिका की आर्मी ने जाकर के वियतनाम में पैर रखा। आपका तो इतना बढ़िया जवान है, ठीक, इतना बढ़िया जवान है कि पहले हमारे जमाने में जब टेलीग्राम आते थे तो हम समझे थे कि उस परिवार का आदमी मौके पे शहीद हो गया है। ठीक, क्योंकि कोई और कम्युनिकेशन का सेंटर नहीं था। ठीक है। उसकी पत्नी शादी होकर के आती थी 2-2 4-4 महीने सर, लेकिन तो हमने वो भी देखा है। सर त्यागी जी, आपने कहा, आपने राज्यसभा में भी ये मामला उठाया। हम एक चीज अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब, वो ये है कि कहीं हादसे में मौत हो जाती है, 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। हिट एंड रन पे 25,000 रुपए का मुआवजा मिलता है। वैसे कहीं आप किसी हादसे में घायल हो जाएं, 32 रेल हादसे में 32,000 रुपए का मुआवजा मिलता है। और हमारा फौजी जो सरहद पे इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा रहा है, उसके मुआवजे के टाइम पे हर बार ऐसा मजाक हो जाता है। क्रिकेट टीम के खिलाड़ी के लिए अगर पैसा देना हो तो लाइन लगती है, लेकिन शहीद को सम्मान देना हो तो उसका कोई माई बाप होने को तैयार नहीं होता। नहीं, बहुत सही सवाल आपने उठाए हैं और ये सही है कि सैनिकों के लिए बहुत सी बातें थी। मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, लेकिन ये सही है कि पहले टेलीग्राम आता था, कभी चिट्ठी आती थी, वो मरा, उसके बारे में भी शहीद हुआ, ये भी नहीं पता लगता था, बहुत दिनों बाद पता लगता था। लेकिन वो सब चीज़ें सुधारी गई हैं। करगिल वार के वक्त भी पहले वो सिर्फ वर्दी आ जाती थी, उसको जब एनडीए की सरकार थी उसमें बहुत सारे सुधार हुए। अभी जो सवाल है कि बड़ी लड़ाई लड़ी गई, मैं त्यागी जी की और आपकी सारी बातों से सहमत होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैनिकों के लिए बहुत सी चीज़ें थी जो ड्यू थी। 1 रैंक 1 पेंशन का भी मामला, वो भी बहुत ड्यू था, हमारी सरकार ने किया है। लेकिन ये जो चलता है कि आपने जो आज सवाल जी न्यूज़ ने उठाए कि मुआवजा दिया गया, आपको देना है, कितना देना है, इसके लिए कोई पॉलिसी है कि नहीं। जैसे बिहार में 5 लाख दिया और आपने पूरे चर्चा की शुरुआत की उन परिवार के लोगों के बयान से, उनको कितना दुख हुआ। और एक बयान में ये भी कहा कि भाई शराब पी के कोई गिर जाए उसको 4 लाख, हमें 5 लाख क्यों, उसको बढ़ाया है। लेकिन अलग अलग जगह राज्य में अलग अलग लोगों ने पैसे दिए। जो शहीद हुए हैं उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके हाथ, उनकी प्राण हमारी रक्षा में गए, इसलिए उसके लिए मुआवजे का तो शब्द ही गलत है। उसको पूरी तरह से सम्मान कहना चाहिए, उनकी शहादत को सलाम कहना चाहिए जो दिया गया। सर तो और मैं समझता हूं कि आइंदा आपके इस डिबेट के बाद कभी कोई ऐसी कोशिश नहीं हो कि कहीं पर कम और कहीं पे ज्यादा हो। एक तय होना चाहिए, क्योंकि जो जवान बॉर्डर पर लड़ता है उसकी उम्र कम होती है तो सर, और पूरी जिंदगी चली जाती है। उसके पीछे अगर छोटे बच्चे हैं वो पूरी तरह से, बल्कि सेना ने एक पैरामीटर पूरा बनाया है कि जो शहीद हो रहे हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी देनी है, आपने वो स्क्रीन पे आप दिखा भी रहे हैं। लेकिन देश में ये डिबेट चल पड़ी, क्योंकि जब बिहार में 5 लाख मिले तो ये डिबेट चल पड़ी है। और इसलिए आज जी न्यूज ने ये डिबेट रखी है सर कि आखिर शहीद का सम्मान होता है या शहीद का अपमान हो जाता है। सर मैं एक बात जानता हूं शाहनवाज जी, पॉलिसी सख्त बननी चाहिए। अगर हम केवल इसको डिबेट को बिहार तक सीमित कर देते कि भाई नीतीश कुमार की सरकार ने शहीद का देखिए कैसे अपमान किया, तो बड़ी गर्मा गर्म डिबेट हो जाती, बहुत चीखना चिल्लाना हो जाता, शायद दर्शकों को मजा भी ज्यादा आता। लेकिन हम इस विषय को कहीं आगे लेके जाना चाहते हैं, एक सॉल्यूशन की दिशा में। बीडी मिश्रा साहब मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, अभी शुरू होने से पहले हम उनसे बात कर रहे थे, तो बीडी मिश्रा साहब ने कुछ कंसर्न्स रेज किए थे। मैं चाहता हूं मिश्रा साहब आप इन लोगों के सामने जो नीति बनाते हैं देश की, संसद के अंदर बैठ के कम से कम वो बातें रखें बतौर फौजी जो आपके मन में आती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फौज
के लोग क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं और राष्ट्र के प्रति वो क्या सोचते हैं। आज का दैनिक भास्कर अखबार है, इसमें नायक सुनील कुमार विद्यार्थी के बारे में लिखा है। उनकी तीनों लड़कियां ये कहती हैं, और मैं देश को ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। वो कहती हैं, मेरे पिता वो तो देश के लिए कुर्बान हुए हैं, कहते थे हम लोग भी उनकी तरह बने, देश के लिए कुछ करें, इसलिए आ गए परीक्षा देने। ये फौजी अपने बच्चों को सिखाता है कि देश प्रथम है, और यह सबसे बड़ी बात है। एक जो फौजी ट्रेनिंग पा जाता है वो भी इसी समाज से जाता है, वो भी हमारा भाई बंद है, लेकिन जब फौज में जाता है तो उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से अच्छी होती है और वो क्या देश के प्रति भावना रखता है। वो ये भावना रखता है कि देश के लिए कुर्बान होना है, इसलिए देश को भी उसके प्रति कोई भावना रखनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि राष्ट्र को ऋण उसका चुकाना चाहिए, और हर वीर के लिए जो शहीद होता है ये राष्ट्र वीर राशि होनी चाहिए, कंपनसेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं तो 1962 की लड़ाई लड़ चुका हूं, और मैं ये पक्का कहना चाहता हूं कि तब हमारे हाथ में 2 डिस्क बनी होती थी, एक ओवल और एक राउंड, और वहां पर हमने वहां पर जो शहीद होता था उसकी एक डिस्क ले लेते थे, वो डिस्क हम रिकॉर्ड ऑफिस भेजते थे, और उसका सामान भी नहीं पहुंचता था। कारगिल युद्ध में यह सही बात है, माननी पड़ेगी देश को, हर शहीद का पार्थिव शरीर उसके घर तक आया था, और डीएम को ऑर्डर था कि वो उसके अंत्येष्टि में उपस्थित होगा। लेकिन यह सब कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो आज के रूल्स हैं आर्मी के, अब मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। उसमें यह है कि उसका जो आर्मी का ग्रुप इंश्योरेंस है वो पूरा पैसा मिलता है, जो पैसा उसने जमा किया है वो भी मिलता है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलता है, यह तकरीबन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, यह भी राशि है। उसके बाद उसको रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिलती है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिलती है, और वाइफ को लास्ट पे ड्रॉन यह तब तक मिलती है जब तक कि वो जवान रिटायर न होता। अब मैं यही कहना चाहता हूं, सुनील कुमार ये नायक थे, इनकी टोटल सर्विस 18 साल होती, ये अगर 19 साल के या 20 साल की उम्र में भर्ती हुए थे तो ये 38 इयर्स पर रिटायर हो जाते। इनके बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उनके 38 इयर्स तक अगर उसको पे मिलेगी लास्ट पे ड्रॉन, तो ये बच्चों का क्या हाल होगा। और आज के दिन में पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये उम्र 57 इयर्स की है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि यहां पर एक देखने वाली बात है। और दूसरा मैं ये कहता हूं कि आज मैं जब आ रहा था, कई मैंने लोगों से पूछा कि आप क्या सोचते हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए। हर ने यह कहा कि उसके वाइफ को एक नौकरी प्रोवाइड होनी चाहिए जिससे कि वो सस्टेन कर सके। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर सियासत पर वोट बैंक के लिए इतने रुपए दिए जा सकते हैं तो फौजी को क्यों नहीं। ब्रेक के पहले मीम अफजल साहब, जब मैं इनसे बात कर रहा था, शायद टीवी पर उन्होंने सेंसर कर लिया अपनी बात को, मिश्रा जी ने, इन्होंने कहा कि जब दादरी कांड हुआ था, अखलाक के घर नेताओं की लाइनें लग गई थी तस्वीर खिंचाने के लिए, और उसके बाद मुआवजे का ऐलान करने की भी होड़ हो गई, फ्लैट्स भी दे दिए गए, 1 करोड़ रुपए की राशि भी मदद के तौर पे दी गई, बच्चे को नौकरी के लिए भी कुछ लोग आवाज़ उठाने लगे कि हाँ मिलनी चाहिए, बाद में पता लगा कि नहीं, वो वेल प्लेस्ड है, पहले से उनके पास नौकरी है। ऐसा किसी फौजी के लिए क्यों नहीं करते सर? नेताओं को फौजी के घर जाने में शर्म आती है क्या? 18 जवान मरे सर, सबके संस्कार हो गए, रोहित जी, मैं कोई मंत्री कोई नेता किसी पार्टी का सर किसी के घर नहीं गया कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछने आया। मैं सबसे पहले तो रोहित जी आपको मुबारकबाद देता हूं। आज मैं काफ़ी मसरूफ़ था और शायद प्रोग्राम में ना आता, लेकिन जब मैंने ये सुना कि आपका आज ये टॉपिक है तो मैंने ये तय किया कि मुझे जाना चाहिए, इसलिए कि मेरी भावना भी तकरीबन वही है जो हमारे 3 पर बैठे हुए लोग जो हमारे पैनल पर हैं, और जो आपने कहा वो भावना मेरी भी है। मैं समझता हूँ कि फ़ौजियों के लिए हमें सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए, और शहादत तो एक इतनी बड़ी चीज़ है, न इसमें भेंट दी जा सकती है, ना इनाम दिया जा सकता है। ना भेंट कह रहा हूँ मैं, भेंट कर सकते हैं हम, लेकिन ना इनाम दिया जा सकता है, ना मुआवजा दिया जा सकता है। इसको एक भेंट कह सकते हैं राष्ट्र की तरफ से या स्टेट की तरफ से या अवाम की तरफ से। इसमें एक पहलू और भी है
अब देखा आपने क्रिकेट का आपने जिक्र किया, खिलाड़ियों का जिक्र किया। असल में ये सब लोग पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं, वहाँ पब्लिसिटी उनको बहुत मिलती है। तो इसलिए ना सिर्फ ये कि सरकारों में काम करने वाले, बल्कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बहुत बड़ी रकमें उनको दे देते हैं, उसका जिक्र भी होता है कभी कभी, आपने देखा होगा। तो सही है, अगर कोई देश के लिए तमगा लेकर आता है, हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है, आप जो चाहे उसको दीजिए, आप 2 करोड़ दीजिए, 4, लेकिन शहीद के लिए भी आपके दिल में वही अहमियत होनी चाहिए। जाहिर है वो खुशी की बात नहीं है, वो शहीद हुआ है हमारे लिए, देश के लिए शहीद हुआ है, हमको गम का भी मौका है वो, लेकिन उसके बावजूद हमको एक अपना पॉजिटिव रवैया दिखाना चाहिए, जिसका जिक्र किया त्यागी जी ने किया, शाहनवाज साहब ने किया, हमारे जनरल साहब ने किया, तो बिल्कुल सही कहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जैसे 5 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 12 लाख, मैं शाहनवाज साहब की बात से बिल्कुल हम आंग करते हुए कहता हूँ कि मुआवजा सारी स्टेट्स में कहीं भी हो देना चाहिए, एक सिंगल मुआवजा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। कि कोई कंपटीशन नहीं है कि मैंने आपसे ज़्यादा दे दिया और आपने मुझसे कम दे दिया, महाराष्ट्र ने ज़्यादा दे दिया और बिहार ने कम दे दिया। और मुझे खुशी है कि आपने इसको बिहार तक सीमित नहीं रखा, अगर नहीं रखा होता तो वही होता जो आप कह रहे थे। आपने इसको एक ब्रॉडर इशू बना करके पेश किया है और इसको हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, चाहे वो शाहनवाज साहब हो, चाहे त्यागी साहब हो, चाहे मीम अफजल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे बीजेपी हो, सभी लोगों को सोचना। देखिए बहुत सारी चीजें, मेरा एक सवाल और है। देखिए आपने अपनी बात रखी, केसी त्यागी साहब ने अपनी बात रखी, शाहनवाज हुसैन ने अपनी बात रखी, बीडी मिश्रा ने बात रखी, मैंने रखी, हम सबकी भावना एक है केसी त्यागी। लेकिन उसके बाद भी वो भावना पिछले 60-70 साल में इस देश की पॉलिसी में क्यों नहीं परिलक्षित हुई भाई? क्यों नहीं आ गई पॉलिसी में वो, जब हम सबकी भावना वही है? तो देखिए ये बात सही है आपकी बिल्कुल, कि जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो इससे पहले कभी इस तरह का डिस्कशन नहीं हुआ, आज हुआ है, इसकी शुरुआत होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पिछली सरकारें जो हैं उन्होंने सारे काम अच्छे कर दिए हैं, कहीं कमियां रह गई हैं, बहुत सारी कमियां रह गई हैं, हर सेक्टर में रह गई हैं। फौजियों के लिए बहुत कुछ काम हुआ है। यहाँ जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, बीडी मिश्रा जी, वो जानते हैं, वो बता भी सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कारगिल के युद्ध के बाद एनडीए की सरकार ने एक बात सोची, बहुत अच्छा किया। मैं समझता हूँ जहाँ से भी शुरू होता हो जाए उसको करने की ज़रूरत है, लेकिन अब तक नहीं हुआ, इसका अफसोस हमको है और इसको मान लेना चाहिए। अगर हमसे ये एहसास कि भाई लोग, यानी मैं हैरान हूँ कि लोगों शहीदों की बॉडी तक घर पर नहीं पहुँचा पाते थे, ये हमें पता लगता है, तो जाहिर है कि बहुत ही अहम बात है। आज कम से कम उनके घरों पर बॉडी भी जाती है, वहाँ पर सरकारी एक उनको आज़ाद भी दिया जाता है, ये सब चीज़ है। लेकिन बाद में परिवार के साथ जो होता है, केसी त्यागी जी ने बताया किस किस तरह से उनके साथ सुलूक होता है। कभी कभी औरत जवान है, उसका शौहर शहीद हो गया है, अब वो ससुराल में रह नहीं पा रही है, कैसे कैसा उसके साथ जिंदगी में सुलूक होता है, वो भी सब चीजें अपनी जगह पर हैं। ठीक, तो इसकी टोटल। और दूसरी बात ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि हर कम से कम शहीद होने वाले के घर में से किसी एक आदमी को सरकारी मुलाजमत मिलना ही चाहिए सर। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये तो हमको जेस्चर देना चाहिए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी केसी त्यागी साहब ने एक फिल्म का जिक्र किया था, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो फिल्म देखी है। वो पेट्रोल पंप, कारगिल पेट्रोल पंप यहीं दिल्ली के मयूर विहार में है, ईस्ट दिल्ली में। केसी त्यागी साहब, आपने वो पिक्चर देख ली, और हमने जब कई साल पहले वो फिल्म देखी थी तो हमें हैरानी हुई थी कि इस देश में एक फौजी जो देश के लिए जान गंवाता है, उसके परिवार के साथ अगर इतना गंदा व्यवहार होता है तो आम आदमी के साथ, बेचारे के साथ क्या होता होगा। पर मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ त्यागी साहब, 60-70 साल में अगर हम सबकी भावनाएं आज भी एक है, तो 70 साल में किसी के मन में इतना दर्द नहीं हुआ कि कोई एक ऐसी प्लानिंग बना दे, कोई एक ऐसा सिस्टम बना दे कि फौजी राज्य सरकारों की सीमाओं से ऊपर होता है, इसके लिए इस पूरे देश को मिलकर करना है। और अगर अब तक नहीं हुआ त्यागी साहब, तो क्या आप लोग अब ये गारंटी देते हैं कि आगे होगा, ऐसा कोई रास्ता निकलेगा, मुआवजे को लेकर खींचातानी मोलभाव नहीं हुआ करेगा आगे से? रोहित जी, पहली बार किसी एंकर की सब मिल करके तारीफ कर रहे हैं इस अच्छी बात के लिए कि आपने वाकई में बहुत शानदार विषय पर आज बहस शुरू की है। मुझको याद है, मुझे 65 का भी युद्ध थोड़ा थोड़ा याद है, 71 का तो बहुत अच्छी तरह से याद है। अजंता ग्रुप्स के नाम से सुनील दत्त साहब और नरगिस जी फिल्म कलाकारों को लेकर के, और जो बिल्कुल फ्रंट था वहाँ जाते थे, उनका मनोरंजन करते थे।
अब वो भी बंद हो गई। वो भी वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे 20-20, 30-30 लाख, 50 लाख रुपए एक झलक के उनको मिलते हैं। अब वो वहाँ कोई मैंने बहुत दिन से देखा नहीं कि जब युद्ध हो रहा हो, कारगिल के युद्ध में मैंने किसी सिनेमा वाले को नहीं देखा, क्योंकि अब वो ज्वेलर्स की शॉप पे जा रहे हैं जहाँ एक उसका विज्ञापन करने के लिए उनको 1-2 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो जो संवेदनाएं आपने आज चिन्हित की हैं, हुआ है जो अभी शाहनवाज जी कह रहे थे। देखिए, कारगिल के युद्ध में बिल्कुल ठीक हमारे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं, और हमने खुद देखा है, एक चिट्ठी आती थी या एक टेलीग्राम आ गया, बस दैट्स ऑल। अब उसकी डेड बॉडी आ रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश हैं, कोई संवेदनशील नेता है चाहे किसी पार्टी का है उसमें जाता है, कई बार नए लोग जाते हैं। तो वो जो उसका स्थान, जो विशिष्टता प्रदान करने के लिए आपने मुहिम चलाई है, मेरा निवेदन है कि इस मुहिम को आप दोबारा चलाएं, बार बार चलाएं, क्योंकि देश तो संवेदनाओं से रहित हो चुका है। संवेदनाएं कहीं और जाके अटक गई हैं। आपाधापी के बाजार के इस माहौल में कहाँ किस बात से क्या चीज़ हासिल होगी उसके प्रति लक्षित हो गई हैं। इसलिए आपके जैसे रोहित जी, मैं तो 4-5 बार आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि इस तरह के सवालों को मैं चाहूँगा कि अगली बार जल्दी ही इनके परिवारों के जो मृतक परिवार हैं उनके 10-5 परिवारों की आप खोजबीन करके अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाते हुए उसका भी इस पे करें, हम सब लोगों को बैठाएं, हमें भी आप थोड़ा बताएं। हम जानते भी, हम उसी वातावरण से निकल करके आए हैं। हमारे गांव में, घर में, परिवार में, खानदान में कोई ना कोई युद्ध में रहा है, मोर्चे पे गया, हमने वो एगोनी भी देखी है। युद्ध चलता रहता था, उस जमाने में टेलीविजन नहीं था रोहित जी, तो रात को टेलीविजन पे आता था, उस पर रेडियो पे आता था, बड़ी बड़ी खबरें आती थी, आज फलाने मोर्चे पे ये हुआ, आज फलाने मोर्चे पे ये हुआ। तो दिल धड़कते रहते थे कि हमारे परिवार वाला जो बच्चा गया हुआ है वो सुरक्षित है कि नहीं है। अब तो साधन बहुत हो गए हैं, अब तो टेलीविजन बहुत हो गया है। आपकी जानकारी के लिए 71 के युद्ध का एक सहारनपुर के परिवार का एक कैप्टन लड़का आज तक गायब है, और मैंने भी संसद में उठाया, बहन सुषमा जी को भी लिखा, उससे पहले मंत्री को भी लिखा। अच्छा, जो प्रिजनर ऑफ वार हैं, मैं चाहता हूं कि आप बढ़िया काम में लगे, तो एक काम ये भी कीजिए कि कितने POWs अभी भी पाकिस्तान की जेल में हैं। सर, जो बातें आप लोग कह रहे हैं, सर जो बातें आप लोग कह रहे हैं त्यागी जी, बातें सुन के बड़ी अच्छी लग रही है। मैं कुछ मैं इस बात से वो करता हूं कि आप कह रहे हैं कि हम तारीफ कर रहे हैं। सर, हम असली तारीफ तब मानेंगे जब आप ये बातें संसद के अंदर ले जाएं, वहां जहां से इस पर एक फैसला होना है, वहां जहां से इस पर एक नीति बनेगी, और वहां जहां से इसका हल निकलेगा, और यह तय हो जाएगा कि आज के बाद किसी भी शहीद की शहादत पर कोई मोल भाव नहीं होगा, उसका रेट लगाकर उसका अपमान नहीं किया जाएगा, बोलियां नहीं लगेंगी, उसकी बेइज्जती नहीं की जाएगी। उस दिन हम असली तारीफ मानेंगे इसकी। मिश्रा साहब, आप कुछ बातें रखना चाहते हैं? आप रखें अपनी बात। फिर मैं शाहनवाज हुसैन के पास जाऊं। मैं 2 वाकया कोट करना चाहता हूं, क्योंकि इससे ही इलस्ट्रेशन होगा कि शहीदों के फैमिली का क्या होता है। 1962 के वार में जब मैं था और मैं देश के लिए लड़ा, पता नहीं मैं शहीद नहीं हुआ किस लिए, यह समझ में नहीं आया, लेकिन उसके वार के बाद हम लोगों ने खुद चंदे इकट्ठे किए थे 1962 के वार के बाद, और जो विडोज हुई थी उनको पैसे भेजे गए थे, क्योंकि हमको यह पता नहीं था कि कौन सहायता करेगा, कैसे किसी सहायता मांगी जाए। आज वो माहौल थोड़ा बदली हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में वीर नारियों की जो विडो होते हैं उनका क्या होता है। 1978 में मैं बटालियन कमांड कर रहा था त्रिवेंद्रम में, वहां पर फ्लैश फ्लड आया। हमारा एक लांस नायक ओमन, छोटा सा आइलैंड था, उसमें एक झोपड़ी थी, वहां पर 3 लोग फंसे थे। वो तैर के जा रहा था, उनको बचाने के लिए वो वॉश आउट हो गया उसमें फ्लड में और मर गया। बॉडी उसको हमको 3 किलोमीटर बाद मिली। मैं वहाँ पर राज्यपाल उस वक्त वेंकटचलम थी, ज्योति वेंकटचलम, मैं उनके पास गया, उनसे एड लिया और उसके वाइफ के लिए एक मिडवाइफ की जॉब ली।
जब मैं उसके गांव में गया, ओमन के गांव में, तो वहां पर गांव वाले हमको ये फोर्स करने लगे कि जो आप पैसा लाए हैं इसमें आप 3 हिस्सा करिए और 1 हिस्सा उसके बाप को दीजिए, 1 हिस्सा उनके भाइयों को दीजिए और 1 उसके वाइफ को देना चाहिए। मुझे इतनी दिक्कत हुई, लेकिन मैं डिटरमिन था कि मैं पैसा लेके वापस जाऊंगा, उस लड़की को मैं अपने ट्रुप्स को भेज के अपने यहाँ बुलाऊंगा, अकाउंट खुलवाऊंगा, उसमें जमा करूंगा। ठीक है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि अब आज के दिन समाज को सेंसिटाइज करने के लिए यह बहुत आवश्यक है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ऐसे पैनल पर बैठा हूं जहां 3 बहुत बड़े लीडर हैं और मुख्तलिफ 3 पार्टियों के हैं। मैं इनसे यह निवेदन करना चाहूँगा, ख़ास तौर से जो आज सरकार में नहीं है उनसे, कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस का रूल बन सकता है, एक्ट बन सकता है, और अगर एंटी डाउरी एक्ट बन सकता है, तो वीर नारी, विडो, जो वार में विडोज होते हैं उनको वीर नारी कहते हैं हमारे फौज में, तो वीर नारी एक्ट क्यों नहीं बन सकता है? वीर नारी एक्ट, इन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ये इनिशिएटिव लें, खास तौर से जो अपोजिशन में हैं, वीर नारी एक्ट के लिए एक प्रावधान कराएं जिससे कि इनकी और दुर्दशा नहीं हो जो मैंने फेस की हुई। ठीक है, बताइए शाहनवाज हुसैन, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये मिश्रा साहब का अनुभव है और उनके अनुभव का महत्व भी है, क्योंकि वो दिक्कतें देखी हैं। मैंने कहा देखिए, मैं ये जो डिबेट आपकी है, जो भी आपकी डिबेट तो बहुत हॉट होती है रोहित जी, लेकिन ये डिबेट जो है वो बहुत वस्तु से लगी हुई डिबेट है, और मैं समझता हूँ कि इसमें विषय ऐसा आपने चुना है जिस पर राय अलग नहीं हो पा रही है, राय एक बन पा रही है। अब मैं समझता हूँ कि देखिए, 2 बातें तो आप मानेंगे, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, त्यागी साहब, अफजल साहब ने भी इसका जिक्र किया है कि कारगिल वार के बाद एक चेतना जगी लोगों में और वो बॉडी जाने लगी, उसके बाद लोगों का ध्यान उधर गया। बहुत सही बात। अभी भी प्रधानमंत्री ने जो 1 रैंक 1 पेंशन का विषय था, वो विषय प्रधानमंत्री जी ने उसको, आसान काम नहीं था। समझिए, हमसे कोई पूछे कि आपकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैं पहला नाम लूं 1 रैंक 1 पेंशन, क्योंकि फौज के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। शहीद जिन्होंने सर्व किया या वो शहीद नहीं हुए, उनकी भी दिक्कतें बहुत सारी थी, उसको एड्रेस किया गया है। लेकिन जो मिश्रा जी ने विषय उठाया कि वीर नारी के साथ, इस पर त्यागी साहब ने ही विषय पहले उठाया कि फिल्म बनी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना है, जब पेट्रोल पंप मिलेगा कौन मालिक होगा, परिवार के लोग आएंगे, तो इस पर एकदम राय और इस पर कानून एक जैसा बन जाना चाहिए। मैं इनकी बात को मनोहर पर्रिकर जी के सामने ज़रूर जाकर रखूंगा। मिश्रा जी की बात वो खुद भी पर्रिकर जी को अच्छे से जानते हैं, वो भी रख सकते हैं, हम सब इस बात को रखेंगे। और जहाँ तक शहादत होती है, तो शहादत पर मैं समझता हूँ उनके परिवार के लोग विषय उठाते हैं। हम सब के लिए एक रक्षक जाता है, शहीद एक परिवार का सदस्य नहीं होता, बल्कि ये जो भारत माता है जिसके 121 करोड़ लोग रहने वाले हैं, हर व्यक्ति को दुख होता है कि हमारा रक्षक चला गया है, और उसका दर्द सबको होता है। और ये सही वक्त है कि इस पर राय बननी चाहिए कि जो शहीद हैं उनके परिवार में कहाँ चेक जाना चाहिए, किनको मिलना चाहिए। एक राय बननी चाहिए कि अलग अलग राज्य के अंदर कितना मुआवजा मिलना चाहिए। फौज के अंदर जो चीजें हैं वो आप स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, ठीक, कि उनको पूरा जब तक वो सर्विस थी वो पैसा मिलेगा, उसके बाद जो भी इंतजाम है होगा। उनके बच्चों के पढ़ाई का इंतजाम, जैसे आपने बताया कि बीडीएस में 2 सीट रिजर्व है। सर, मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं, फौज के जो लोग शहीद होते हैं उनके बच्चों के लिए और रिजर्वेशन की जरूरत है। इसके पर भी एक व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। और मुझे समझता है बिना राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको इस पर सोचना चाहिए। सर, मैं एक बहुत छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। मीम अफजल साहब, वीकेंड पे हमारे देश का अपर मिडिल क्लास जो पिक्चर देखने जाता है, वो अगर महीने की 4 में से केवल एक पिक्चर अपनी कुर्बान कर दे तो 1000 रुपये बचा सकता है वो एक फौजी के परिवार के लिए। और हमारे देश की राज्यों की सरकारें, 29 राज्य हैं सर, जब 1-1 करोड़ रुपए चाय पानी पे उड़ा देती हैं सर, क्या कोई एक सेंट्रलाइज्ड फंड नहीं बन सकता ऐसा देश के फौजियों के लिए, जिसमें राज्यों की सरकारें भी और देश के आम नागरिक भी चाहें तो वो थोड़ा सा अपनी तरफ से एक हिस्सा डाल सके?
देखिए, ये तो जो सरकार को करना चाहिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा कि आपने कहा कि आप सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे, तो मेरा वादा है कि हम कोशिश करेंगे। और सरकार अगर ऐसा कोई बिल लाती है तो मैं सबसे ज़्यादा आगे बढ़ कर के कोशिश करूंगा कि उसको एक्सेप्ट भी किया जाए और वो यूनानिमसली पार्लियामेंट से पास हो। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तजवीज़ आई है कि एक बिल ला करके एक एक्ट बनना चाहिए कि शहीद के परिवारों के लिए किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, उनके बच्चों का ध्यान करते हुए, उनके हालात का ध्यान करते हुए। और ख़ास तौर पर दूसरा जो आपने अभी सजेशन दिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भारत का एक बैंक है, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ यूनियन एक है। और एम्प्लॉयज़ यूनियन उस ज़माने में, आज से 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मुझे पता लगा कि उन्होंने बताया, आकर के बताया कि हम लोग 50 रुपये महीना सारे एम्प्लॉयज़ देते हैं और ये हम एक खास फंड में जमा होता है। अगर किसी की अचानक किसी वजह से डेथ हो जाती है तो हम उसकी बेवा को एक तो मंथली देते हैं, जो उसको पेंशन मिले वो सब अलग है, उसके अलावा हम एक बाकायदा मंथली देते हैं और उसको एक अमाउंट देते हैं शुरू में, और बच्चों की तालीम के लिए हम उसका इंतज़ाम करते हैं। गलती से कहीं उस आमदनी पर जो पैसा जमा हुआ था वो करोड़ों रुपया था, तो उस पर टैक्स लगा दिया गया था। तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास गया और मैंने कहा साहब ये तो वेलफेयर का काम है, इसके ऊपर टैक्स है। तो उन्होंने कहा कि अगले बजट में हम इसको ठीक करेंगे, और उन्होंने ठीक भी कर दिया। तो मैं समझता हूँ फौज में भी एक बड़ी तादाद है, और जाहिर है कि शहादत तो फौज के साथ जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको सामने रखकर फौजी फौज में जाता है कि वो कभी भी किसी वक्त भी उसकी शहादत हो सकती है। तो एक फौज के अंदर भी एक ऐसा फंड कायम किया जा सकता है कि एक छोटा सा अमाउंट हर फौजी दे, और उसके बाद जो उनकी फैमिलीज हैं उसको बाद में उसके यानी उसकी आमदनी से वो इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो शहीदों के लिए भी इतना बड़ा काम हो सकता है। लेकिन एक बात सही है सर, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन है, वो काम करती है, वॉर विडोज के फंड्स बने हैं। हमारा सवाल ये है, क्या हम अपने तौर पे, इस देश के नौकरी पेशा लोगों के तौर पे, इस देश के उद्योगपतियों के तौर पे, इस देश की सरकारों के तौर पे, राज्यों की सरकारों के तौर पे, क्या एक सेंट्रलाइज्ड ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कम से कम कभी दोबारा इस देश के किसी शहीद के परिवार को ये एहसास ना हो कि उसके बेटे की, उसके पति की, उसके भाई की शहादत पे मोल भाव किया जा रहा है, उसका रेट तय किया जा रहा है, उसकी बोली लगाई जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं आज हमारे साथ जो मेहमान थे उन्होंने जो वादा किया है कि देश की संसद में ये आवाज़ जाएगी, ये बात उठेगी और इस दिशा में कोई ना कोई कदम बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज एक पॉजिटिव डिबेट के लिए। कम से कम शहीदों के परिवारों को, जिनको सरकारों से होने वाले ऐलान सुन के दुख हो रहा होगा, आपकी बातें सुन के हमें लगता है थोड़ा सा मरहम ज़रूर लगा होगा।